हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड और बाय अ सिस्टम। इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स का। वो हमें यही बताता है कि वर्क द हीट एब्जॉर्ब होती है, वर्क होता है, और इसमें डायरेक्शन का, जब हीट जो फ्लो होती है उसके डायरेक्शन को, उस फ्लो के डायरेक्शन को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये जो हीट होती है वो क्या होती है? अनडायरेक्शनल होती है। दैट इज़ फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। In fact, all naturally occurring process, whether the chemical or physical, will be tend to proceed spontaneously in our direction, in one direction only. ठीक है, स्पॉन्टेनियस जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वन डायरेक्शन में ही हो। टेंड टू प्रोसीड, इनफैक्ट ऑल नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस वेदर केमिकल और फिजिकल, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियसली होती है और वन डायरेक्शन होती है। इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू warmer body on its own. The gas is a container will not spontaneously contact into one corner, or a carbon dioxide will not form a carbon and a dioxide spontaneously. अब जिस कंटेनर में हमने कार्बन और डाइऑक्सीजन को ले रखा है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उसमें क्या होता है? फ्लो फ्रॉम, हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी। उसमें इस तरीके से कोई भी ऐसे फ्लो नहीं होता है, बट दे फ्लो, यहाँ पे उनका क्या होता है? सिर्फ स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होती है। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब दीज एंड मैनी अदर स्पॉन्टेनियसली ऑकरिंग चेंजेस, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, और वो सब क्या होते हैं? अनडायरेक्शनल होते हैं। तो एक्चुअली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज द वन विच दैट ऑकर्स इमीडिएटली व्हेन कॉन्टैक्ट इज़ मेड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्टेंट्स के बीच जब एक दूसरे के कांटेक्ट में जो आते हैं और इमीडिएटली जो रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब उसमें हीट का जो फ्लो होता है वो अनडायरेक्शनल होता है। ये नहीं है कि वो कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी की तरफ फ्लो हो रहा है। इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं होती है। सिर्फ एक कंटेनर में जब हमने दो रिएक्टेंट्स को या तीन रिएक्टेंट्स को आपस में रखा है, उनमें इमीडिएट जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूसरा हमारे पास है, वाटर का भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इनको हम कई सालों तक भी छोड़ सकते हैं और कंटिन्यूस भी ये रिएक्शन हो सकती है। ऑल्दो द रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस वेरी स्लो, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है? बहुत स्लो होती है। सो द स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनिटी मीन्स having the potential to proceed without assistance of a external agency। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या स्पॉन्टेनिटी एक्चुअल क्या है? जो प्रोसीजर हो रहा है वो विदाउट असिस्टेंस ऑफ अ एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी प्रेजेंट नहीं है। ये रिएक्शन इमीडिएटली होती है। दिस रिएक्शन कैन नॉट रिवर्स विद द डायरेक्शन ऑन देयर ओन, और ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि रिवर्स रिएक्शन हो जाए। सो वी कैन से अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इमीडिएटली होती है विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी या एजेंसी, विदाउट, मतलब कोई भी एक्सटर्नल हम प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एजेंसी यानी एक्सटर्नल किसी भी मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं, और ये इमीडिएटली रिएक्शन होती है और इरिवर्सिबल होती है। अगर इसको हमें रिवर्सिबल करना है या रिएक्शन को रिवर्स करना है, तब हमें इसमें एक्सटर्नल एजेंसी को यूज़ करना पड़ेगा। अब इस पे भी कुछ टॉपिक्स हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं या किस टाइप से होती है, या उसमें क्या क्या
हम किस किस टॉपिक पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इज डिक्रीजेस इन एंथैल्पी अ क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी। एंथैल्पी का स्पॉन्टेनिटी में रिएक्शंस में या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंथैल्पी में क्या चेंजेस आते हैं, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफ़ वी सी flow of a water down from the hill, we find that there is a net decreases in the potential energy if the direction is a change। एक पानी है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, हिल्स पे फ्लो हो रहा है, या कोई पत्थर है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में आएगा और उनकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, तब हम उसकी एनर्जी को क्या मानते हैं, ज़ीरो। क्लियर, यहाँ अभी तक हमने पढ़ रखा है कि उसकी एनर्जी तब ज़ीरो होती है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके डायरेक्शन चेंज करते ही उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एज डिक्रीज इन एनर्जी हैज़ टेकन प्लेस एज द केस ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। और जैसे ही उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है, अभी हम अब केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। -46.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिक्रीज़ हुई। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है और इसकी एंथैल्पी जो है, रिएक्शन एंथैल्पी है -92.32 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है लिक्विड फॉर्म में, और इसकी एंथैल्पी जो रिएक्शन एंथैल्पी जो है वो -285.8 किलो जूल पर मोल है। इसको बाय डायग्राम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ये ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है कम। अब इनकी जो नेट एंथैल्पी है, जब हमने इनको माइनस करके निकाली तो हमें नेट एंथैल्पी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी हमारी आउट होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी है कम और रिएक्टेंट की एंथैल्पी है ज़्यादा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हमारे पास एनर्जी इवॉल्व होती है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी जो एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी है, वो 33.2 किलो जूल पर मोल है। ऐसे ही कार्बन सल्फाइड से रिएक्शन करके कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और जो इसकी एंथैल्पी है वो है 128.5 किलो जूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी जो है इनकी इंक्रीज़ हो रही है, रिएक्शन में एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं बाय डायग्राम, प्रोडक्ट की एंथैल्पी है ज़्यादा, रिएक्टेंट की एंथैल्पी है कम। जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट से वो एंथैल्पी को और ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो हमारे जो सराउंडिंग में है एब्जॉर्बेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी एंथैल्पी क्या आ जाएगी, एंडोथर्मिक एंथैल्पी होगी। Therefore it becomes obvious that a while decrease in the enthalpy may be contributory factor for a spontaneity। तो एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो कंट्रीब्यूटरी होती है रिएक्शंस की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल द केसेस। लेकिन हाँ, वास्तव में ये सब के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक्सोथर्मिक भी पढ़ा और एंडोथर्मिक भी पढ़ा है। तो कुछ रिएक्शन में तो एक्सोथर्मिक होता है जब सराउंडिंग में एनर्जी दी जाती है या एंथैल्पी इवॉल्व होती है, वो एक्सोथर्मिक होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सराउंडिंग से एंथैल्पी को एब्जॉर्ब किया जाता है और वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।